ताने देखे, मैसेजेस देखे, गालियाँ सुनी, बहुत कुछ देखा और सोचती थी कि अल्लाह इतना बुरा कैसे हो सकते हैं लोग, ऐसे कैसे सोच सकते हैं? I mean, how can anyone have so much hatred inside them, being a human? सांस फूलना, एसिडिटी होना, नींद ना आना, फिर देखना अपने सामने सब लोग काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा। आई एम वेरी थैंकफुल टू TV1 and News1 कि उन्होंने मुझे 91 kgs में भी काम दिया। कैसे हो गोलू? और क्या चल रहा है मोटी? किस चक्की का आटा खा रहे हो भाई, हमें भी तो बताओ। भाई तुम स्विमिंग पूल में ना उतरना वरना सुनामी आ जाएगा। बेटा ये क्या हाल कर लिया चेहरे का, इतने पिंपल्स, किसी डॉक्टर को दिखाओ। बेटा अपना ख्याल करो, वजन कम करो वरना रिश्ते नहीं मिलेंगे। लड़की तो अच्छी है मगर रंग जरा दबता हुआ है। सुने सुने से लगते हैं ना ये सारे जुमले। ये तमाम जुमले बॉडी शेमिंग के जुमरे में आते हैं। किसी भी इंसान को उसकी जिस्मानी साख्त पर मजाक में भी निशाना बनाना किसी तरीके से काबिल कबूल अमल नहीं है। कभी हम सब ने ये जुमले कहे होंगे तो कभी सुने भी हैं। बॉडी शेमिंग करने वाला दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अफसर हो या उस्ताद, ये एक दुरुस्त बात नहीं है। स्कूलों में बच्चों को बुलिंग के हवाले से आगाही देने वाली ज़ैनब चुगताई के मुताबिक ये बुलिंग ही की एक किस्म है। इट इज़ बुलिंग, बिल्कुल ये बुलिंग है। और बॉडी शेमिंग तो मैं कहूँगी एक बहुत प्राइमरी फॉर्म ऑफ बुलिंग है। और ये एडल्ट्स में भी आप देखें, हमारे माशरे में तो इतनी आम चीज़ है। आई मीन बच्चियों को तो घरों में माओं से, दादियों से पहले दिन से शुरू होना कि भाई आपने कभी बाहर नहीं जाना, धूप में ना जाना, काली हो जाओगी, या खाना खाना क्या वेट क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और कपड़े किस तरह पहनने चाहिए, और कंपैरिजन्स होते हैं, और फिर बहुत इनसिक्योरिटीज वेरी अर्ली ऑन, स्पेशली आई थिंक पाकिस्तान की औरतों में ऐसी बातों में शुरू हो जाती हैं। तो इट इज़ बुलिंग। बिल्कुल मैं कहूँगी कि बॉडी शेमिंग तो एक बहुत फाउंडेशनल फॉर्म ऑफ बुलिंग है। सेलिब्रिटी हो या आम इंसान, अगर तो वो माशरे के बनाए गए खूबसूरती के मयारात पर पूरा नहीं उतरता तो उस पर तबसरा करना जैसे हम सबका हक बन जाता है। आज हम बॉडी शेमिंग के एक एस्पेक्ट फैट शेमिंग पर बात करेंगे, वो कर्ब जो वजन की ज्यादती का शिकार अफराद की जहनी सेहत भी मुतासर कर रहा है। इस सिलसिले में हमसे अपनी कहानी शेयर कर रही हैं सेलिब्रिटी टेलीविजन होस्ट माया खान, अलिश बाजर जो कि स्टूडेंट है कराची में, और हिरा मसरूर जो कि लाहौर में टेक्सटाइल डिजाइनर हैं और जिन्होंने अपने फाइनल ईयर का थीसिस ही इसी मौजू पर किया और उसका नाम रखा ओए मोटी। फैट शेमिंग के जहनी असरात पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रही हैं साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर आफिया मलिक, और साथ ही में मौजूद होंगी लाइफ कोच डॉक्टर शबाना मुफ्ती। क्या आपने कभी गौर किया है कि ओवरवेट अफराद को किस तरह माशरे में सिस्टमेटिकली एक मुनज़्ज़म तरीके से रद्द किया जाता है? उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है बार बार कि वो इस माशरे का हिस्सा ही नहीं है। काम मिलना बंद हो गया, डिज़ाइनर्स ने कपड़े देना बंद कर दिए, हम लार्ज और एक्सेल नहीं बनाते। With all the respect to all the designers, but this is the trauma that I went through. हमेशा ये मुझे मसला होता था कि अब जब पूछते थे ना कि लार्ज साइजेस, हमेशा जाते थे तो कहते थे स्मॉल और मीडियम साइजेस है, लार्ज साइजेस नहीं है। अगर लार्ज साइजेस हैं भी तो वो एक स्पेसिफिक लार्ज साइज होगा, देयर इज नो एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल नहीं होता वहाँ पे। तो मैं इतना होती थी कि मतलब क्या मोटे लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है, मतलब अगर दे ऑल्सो वांट टू लुक गुड, उनको भी पहनना होता है कुछ अच्छा, तो उनसे बहुत बहस होती थी मेरी कि मतलब अगर मुझे कुछ पहना है और आपको एम्बेरस भी फील कराते होते हैं ना, लाइक कि आप तो मोटी हैं, शायद आपको नहीं आएगा। ये तो एक तरह से हुई इनडायरेक्ट तनकीद। दूसरी बात ये कि किसी भी इंसान के वजन पर राय देना हम दूसरे इंसान जैसे अपना हक समझ लेते हैं, और अक्सर ऐसी हैरत के साथ ये जुमले अदा किए जाते हैं कि सामने वाला शर्मिंदगी के मारे जवाब भी नहीं दे पाता। आपको क्या हो गया? आप ने वज़न बड़ा गेन कर लिया। तो मेरा जवाब जी बस
आपके आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कितनी कमी आ जाती है, आप डरना शुरू हो जाते हैं. आई स्टॉप गोइंग एवरीवेयर, आई स्टॉप मीटिंग पीपल, आई स्टॉप गोइंग आउटसाइड फॉर शॉपिंग बिकॉज दैट इज़. और मैं देखती थी अच्छा प्लस साइज़ के कपड़े ये, और मैं इसलिए समझ सकती हूँ सबका दर्द जो चाहते हुए भी कम नहीं कर पाते. शादी कैसे होगी, आप आगे के प्रोसेस को कैसे कंज्यूम करेंगे, आप कैसे इन चीज़ों को बेयर करेंगे, आपको कोई पसंद करेगा भी नहीं करेगा, आप तो रिजेक्ट माल हैं, आप तो हद से ज़्यादा मतलब नाकारा हैं, आप हर चीज़ आप पे टाइटल, आपके ऊपर एलिगेशंस लग चुके होते हैं. तो वो बड़ा अफसोस लगता है, बड़ा बुरा लगता है. होता शुरू से इस तरह है ना, बचपन से आपके नाम दिए जाते हैं, मोटो, ठीक है, मेरा बचपन में हिप्पो भी नाम रहा है, लेकिन हिप्पोपोटामस, ठीक है, इस तरह के नाम आपको दिए जाते हैं, ठीक है. वो कहीं कहीं मजाक की हद तक कभी कभी बहुत टची हो जाता है. आपके फ्रेंड्स में आपको, जैसे आप अगर होते हो तो आपको मोटो बहुत ज़्यादा कहा जाता है. मजाक में एक मजाक भी एक लिमिट तक होता है, बाद में ना आप उसको ऑब्वियसली फील करना शुरू कर देते हो. अफसोस की बात यह है कि अक्सर बॉडी शेमिंग, जैसे हम उर्दू ज़बान में हयत अस्काई कहते हैं, करने वाले हमारे अपने होते हैं. मेरे तो घर में मेरे साथ इतना हुआ है शुरू दिन से, फुप्पियाँ छोड़ो, दादियाँ छोड़ो, माँ बाप, बहन भाई, हर कोई बस उनका था कि भाई हम कमेंट कर सकते हैं आपके बॉडी पे, आप जितने मर्जी पतले हो जाओ, गोरे हो जाओ, डार्क स्किन्ड हो जाओ, आपका वज़न ज़्यादा हो कम हो, किसी ना किसी ने आके कुछ ना कुछ तो कहना है आपके बारे में. शुरू दिन से ये मैंने देखा है. और फिर आगे जाके ऑब्वियसली लर्न बिहेवियर है, जो आपके घर में हो रहा है वही आगे जाके आप स्कूलों में करोगे, वही आगे जाके आप वर्क प्लेस में करोगे. तो इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द होम बेसिकली. आप उस आदमी की औलाद को पाल रहे होते हो और वही आदमी आपको कह देता है तुम तो फट जाओगी किसी दिन. ये अल्फाज किसी भी औरत की इज्जत नफ्स को कितना ठेस पहुंचा सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता. औरत उस वक्त ख़त्म हो जाती है अंदर से. मैं तुम्हारे लिए जागती हूँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को पालती हूँ, मैं तुम्हारा घर देखती हूँ, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ इज्जत से पेश आती हूँ. तुम मुझे मेरी बॉडी जो तुम्हारी वजह से आगे पीछे है, तुम खड़े खड़े कहते तुम तो फट जाओगी. अपना वज़न तो देखो, उसको देखो वो कितनी स्मार्ट है, उससे सीखो. आप एक गैर का कंपैरिजन करते हैं उससे जो आपकी सबसे ज़्यादा अपनी है. आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, अगर वो दुबली होती तो आपके साथ होती क्यों. दोस्तों का सर्कल होता था जब मैं मोटी थी तो मुझे लिटरली एक नाम से पुकारते थे जो मुझे बुरा लगता, तो कहते थे अबे माला माल हो तुम. मुझे बहुत बुरा लगता था. मैं कहती थी इस तरह नहीं कहना चाहिए, हमने औरतों को ऑब्जेक्टिफाई क्यों कर दिया चीज़ों पे. बुलिंग में जब मैं बच्चों से जाके सेशंस करती हूँ और बातें करती हूँ, ज़्यादातर यही होता है कि उनके जो दोस्त होते हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं से ही सबसे ज़्यादा उनको जुगतें सुननी पड़ती हैं. कभी अपने प्यार और मजाक में दिल तोड़ देते हैं तो कभी मालिज अपना हक समझकर. बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि बतौर माशरा हमें ये पता ही नहीं है कि हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए. अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी तो मैं उस पूरे ट्रीटमेंट के अंदर जो तकरीबन आई गेस आधे घंटे का प्रोसेस था, उस प्रोसेस में मैं बहुत ज़्यादा शदीद बुली और ट्रॉमेटाइज़ हुई थी एक बहुत ही वेल एजुकेटेड डॉक्टर के हाथों. कि मुझे अफसोस हुआ कि वो पढ़ी लिखी जाहिल है खातून, क्योंकि उन्होंने मुझे उस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलती नहीं जब तक मेरा नहीं हुआ ट्रीटमेंट के तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता है कि तुम कितनी मोटी हो, तुम्हारी उम्र से ज़्यादा तुम कितनी लगती हो, तुम्हारी शक्ल कितनी बुरी है, तुम्हारा वज़न, तुम्हारा जिसामत अभी से कम कर लो तो बेहतर है. वो मौत का एक फरमान नहीं होता लेकिन लोग बैठ जाते हैं, वो बनी हुई थी कि उन्होंने मुझे खड़े होकर मेरा अगले 10 साल तक दिखा दिया कि मैं अगले 10 साल में क्या दिखती हूँ. तो वो मुझे आज तक याद है कि मैं लिटरली वह इतनी कमज़ोर हूँ नहीं, लेकिन उस दिन ऐसा मुझे लग रहा था कि ये इस कमरे से मैं निकल जाऊँ, क्योंकि वो मुझे मुस्तकिल बुली कर रही थी अपने स्टाफ के सामने और उनके लिए नॉर्मल था. हमारे दिल में जो आया हमने कह दिया, मगर ये ना सोचा कि ऐसे अफराद बाज़ औक़ात अपनी सूरत हाल पर इख्तियार ही नहीं रखते. मुझे पोस्ट ट्रॉमा हुआ था अपने भाई के इंतकाल के बाद. ही passed away in 2012 ड्यू टू कैंसर एंड वो सबसे बड़े थे घर के और ख़ानदान के. अनएक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और नहीं समझ में आ रहा था कि ये हुआ क्या, भैया कहाँ चले गए. उसी में काम भी चल रहा था, उसी में आई वेंट थ्रू अ वेरी बिग प्रोफेशनल चैलेंज. तो वो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो क्या रहा है. डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया तो पता चला कि आपको थायराइड हो गया है.
लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ थायराइड्स नहीं था, उसके साथ साथ डिप्रेशन भी था, हाइपरटेंशन भी थी, ईटिंग डिसऑर्डर्स थे, ईटिंग रूटीन स्केड्यूल्स बहुत आउट थे। फिर अपने आप को छोड़ देना एक ऐसी साइकोलॉजिकल सिचुएशन के छोड़ो, क्या करना है, किसके लिए करना है, रहने दिया। एंड आई जस्ट लेट गो ऑफ माई सेल्फ एंड माई बॉडी, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। When I was just 8 years old, I got my first periods. और तब से फिर हार्मोन्स इश्यूज़ और आपकी हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में जब डेवलप होना शुरू हो जाती हैं तो आपके इस तरह वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब इंसान पहले से ही सेंसिटिव, कमज़ोर या वल्नरेबल महसूस कर रहा हो, ऐसे गैर हसास अल्फाज उसे मायूसी के एक ऐसे अंधेरे में धकेलते हैं जहाँ से निकलना आसान नहीं होता। मुझे नहीं पता कि मैं कब उस फेज़ में चली गई, कब उस डार्क प्लेस में जाती चली गई कि जब मैंने अपने आप को प्रायोरिटी देना बिल्कुल छोड़ दिया। जबकि अगर आप अपनी खुद प्रायोरिटी अपने आप को नहीं रखते, अपने आप को उस जगह पर नहीं रखते कि आप सब अपने लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हो, आप किसी के लिए भी अहमियत नहीं रखेंगे अगर आप अपने लिए नहीं रखते। और वो मैंने फेस किया। मुझे कहा जाता था कि तुम बहुत मोटी लगती हो करती हो, तो मैं अपनी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे अपने आप को लिटरली हर्ट करती थी कि मेरा ये उस वक्त मानना, क्योंकि बच्चे थे हम, लाइक 10, 11, 12 साल की होगी, तो ये मुझे लगता था कि शायद वो हर्ट करने से वो स्पेसिफिक जो आपका फैट है, जो चीज़ है वो कम हो जाएगी, कुछ इस तरह का। मैं शुरू से एक बहुत टॉकेटिव, एक बहुत इस तरह बहुत वो ऐसे बच्चा रही हूँ जो घर में ना हर वक्त बोलता रहता है और नॉटी का। तो मेरे पे एक टाइम आया था ऐसा ही डिप्रेशन वाला ही कि मैं बिल्कुल बंद हो गई थी। लाइक मुझे लाइट में बैठना पसंद नहीं था, मैं कमरे में बैठी रहती थी और मैं कहती थी बस मेरे सामने शोर ना हो बिल्कुल भी। आई थिंक इट टुक 2 months थे मेरे, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही थी उस टाइम पे कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुझसे कोई बात भी करे। लाइक मेरे घर वाले बहुत इस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो गए थे कि मुझे ऐसा हुआ क्या है, बल्कि पूछना शुरू हो गए थे किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ कहा है, यूनिवर्सिटी में किसी ने कुछ कहा है। तो मुझे खुद भी रीजंस ऑब्वियसली नहीं पता थे क्योंकि इतना ज़्यादा एक टाइम पे सब कुछ इकट्ठा हो गया था। नफ्सियात हमें ये बताती है कि जब इंसान अपनी किसी चीज़ को लेकर पहले से हसास हो और फिर उसी चीज़ पर तनकीद हो जाए तो फिर इस सोच से जान छुड़ाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बहुत सारे साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि पेशेंट जो है वो ऑलरेडी डिप्रेशन में हो, जिसकी वजह से उसको अपने तमाम नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा बॉदर कर रहे हो। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हो सकता है कि उसको बॉडी शेमिंग का इतना ज़्यादा मसला हो कि वो डिप्रेशन में लैंड कर रहा हो। हमें शायद ये महसूस होता है कि हमारा कहना सामने वाले के लिए वज़न कम करने में मददगार साबित होगा, मगर ज़रा सोचें कि अगर इसका कोई फ़ायदा होता तो शायद आज दुनिया में कोई शख्स ओवरवेट नहीं होता। बल्कि हम आपको बताएं कि इसका असर अक्सर बिल्कुल उलट होता है। हर एक बंदे का अपना एक होता है स्टांस। मेरा डिप्रेशन में मैं बहुत ज़्यादा खाना की तरफ जाती हूँ, लाइक आई ईट अ लॉट, आई बिंज ईट। सो हाँ, उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा खाया भी था। ईटिंग डिसऑर्डर बहुत हद से ज़्यादा था, मतलब आप वैसे तो खा रहे हैं लेकिन अब आप बहुत हद से ज़्यादा खा रहे हैं और वो आपका पैटर्न बन जाता है कि आप बस अपना एक आपने स्केप बना लिया है किसी भी चीज़ से बचने के लिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट से या टॉन्ट से, तो आप वो खाना शुरू कर देते हैं। तो वो मेरा एक पैटर्न बन गया था कि मैं हद से ज़्यादा खाती। बॉडी शेमिंग हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती है, कभी भी ये आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। अगर किसी ने आपकी बात सुनकर और उसके शॉर्ट टर्म एक रिजल्ट आ गया कि वो बड़ा जी अच्छा, माँ बाप ने कह दिया कि मैं वज़न कम करूं, या किसी के साथ कंपटीशन या कंपैरिजन की वजह से आपके अंदर एक चीज़ आई कि भाई मैं किसी से कम हूँ, अपने आप को ज़्यादा कंपैरिजन की वजह से आपके अंदर स्ट्रेस इतना आ जाएगा और उसके अंदर आपके जो हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं, शायद उसकी वजह से कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से आप वक्ती तौर पे तो कोई काम कर लें, लेकिन ये कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होगा। इंसानों के बनाए हुए खूबसूरती के ये मयारात किसी की ज़िंदगी आसान कर देते हैं तो किसी का जीना मुश्किल। हमने ज़ैनब चुगताई से ये भी जानने की कोशिश की कि अक्सर देखने में आता है जब किसी इंसान को बॉडी शेम किया जा रहा हो या उसकी जिस्मानी साख्त पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो तो बज़ाहिर वो भी मजमे के साथ महसूस हो रहा होता है, जोक्स पर हंस रहा होता है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक ही वक्त में हमारा दिल दुख भी रहा है और होठों पर हंसी भी है? हंसी मजाक में कोई कुछ कह दे और आप उनके साथ इसलिए हंसते हो इवन दो उस मोमेंट में आपने कंप्यूट कर लिया होता है किसी डीपर इमोशनल लेवल पे कि भाई मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लगी, मगर उस मौके पे यूजुअली जब मैं बच्चों से पूछती हूँ, मैं कहती हूँ क्यों हंसते हो? अगर आपको उस मौके पे वो बात एक्चुअली आपको फीलिंग्स आपकी हर्ट हुई हैं तो क्यों हंसे हो? तो आगे से जवाब यही होता है कि भाई अगर हम नहीं हंसेंगे
तो एक तो हमारी दोस्तियां ख़त्म हो जाएंगी, कहते हैं आई डोंट वांट टू बी अलोन, आई वोंट हैव एनी फ्रेंड्स, ये जो फ्रेजेस मुझे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। और या कि फिर वो लोग सोचेंगे कि भाई ये मेरा मसला है क्योंकि मैं कुछ सीरियसली ले रहा हूँ। ये तो तय है कि जिंदगी में हम सब कभी ना कभी या तो बॉडी शेम हुए हैं या हमने किसी और को किया है, मजाक में कहने जा रहे हो या हमदर्दी में। सबसे पहले तो ये देख लें कि क्या ये हमारे कहने की जगह है, क्या हम ये हक रखते हैं कि हम सामने वाले को मुफ्त मशवरा दे दें। अक्सर जवाब ना में ही आएगा, और अगर हाँ में है तो फिर अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। तुमने बहुत गेन कर लिया, तुम बहुत मोटी हो गई हो। एक तरीकाकार ये है बात करने का। एक तरीक़ेकार ये भी हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ अच्छा आप पहले से बहुत चेंज लग रही हैं। अब एक तरीक़ेकार ये है कि मैं आपको सोचने का मौका दूँ कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अब नाउ यू आर द वन हु विल डिसाइड कि ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ये तो वो एस्पेक्ट हो गया कि आप जो अगला बंदा बात कर रहा है उसे क्या करना चाहिए। अब अगर मुझे कोई इस तरह का कमेंट देता है तो मुझे अपनी इस मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए। आई शुड यूज़ एन एजुकेटेड थिंकिंग। पहले तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करूँगी कि आया जो बंदा मुझे क्वेश्चन कर रहा है क्या वो इतना एलिजिबल है। हो सकता है उसको पता ही ना हो कि फ़ैशन सेंस क्या है, उसको ये पता ही ना हो, उसकी परसेप्शन ही ठीक ना हो कि उसको जो लग रहा है वो गलत है। फिर ये भी हो सकता है कि अगर उसने ऐसा कहा भी है तो मेरे सिनेरियो में वो चीज़ ठीक थी या नहीं थी। ये रवैये कब तब्दील होंगे, शायद इसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। जो बात हमें पता है वो ये है कि कतरा कतरा करके बेहिसी के इस पत्थर में एक ना एक दिन शिगाफ जरूर होगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव तो लिया ही लिया है कि उससे आपने क्या करना है, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी तक नहीं है। अब जाके थोड़ी बहुत बिल्कुल माइन्यूट सी कह लें हो गई है, लेकिन अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की। अभी तक एक ब्यूटी को लेके एक यही चीज़ है कि यू शुड हैव अ स्पेसिफिक फिगर, और लड़कियों के बारे में स्पेसिफिकली कहा जाता है कि उनको पतले ही होना चाहिए। मैं इसलिए समझ सकती हूँ सबका दर्द, जो चाहते हुए भी कम नहीं कर पाते हैं। वो डाइट करते हैं, उनके वेट्स में प्लाटो आ जाते हैं, वो डाइट करते हैं, उनको डिप्रेशन हो जाते हैं, वो डाइट करते हैं, उनका कम नहीं हो पाता जो वो करना चाहते हैं। क्योंकि मैं वहाँ से गुजर के आई हूँ और मैं कहती हूँ कि जब वो टाइम आया तो मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा बहुत चिढ़ के जवाब दे दिया था। मैं कहा क्या आप समझते हैं मैंने जान के ही वज़न किया है। और आप जो किसी न किसी तरीके से बुली हो रहे हैं या बॉडी शेम हो रहे हैं, आपके लिए माया, हिरा और ज़ैनब जो खुद इस माइंडसेट से जंग कर चुकी हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं। तो तमाम वो औरतें, तमाम वो मर्द, तमाम वो लोग जो इस वेट से या बॉडी शेमिंग से किसी भी सूरत का गुजर रहे हैं, मत रुकना किसी के लिए भी। किसी की बात पे ध्यान मत देना, किसी की बात पे कान मत धरना। तुम हो और तुम्हारा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है होना, क्योंकि इट इज़ यू हु शुड कम फर्स्ट। इट्स मी फर्स्ट। आई बिकम the priority. Whenever I become the priority of my life and myself and my mental health in my life, everything is secondary. कान नहीं धरें. Nobody is that important. You are important. Your loved ones are important. People who love you are important. People who care about you are important. People who push you are important. No one else. जो मेरा बॉडी है, इट इज़ माई ओनली होम। तो अगर मेरा ये घर है, ये मेरी सेफ स्पेस है और मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहूँ, तो अगर अब कोई मेरे बॉडी पे कोई कमेंट करता है तो मैं उनको सीधा सीधा कहती हूँ, भाई आपका कोई लेना देना नहीं है मैं किस तरह लगती हूँ, मेरा वज़न क्या है। आप मेरी बेहतरी के लिए मुझे कह रहे हैं वज़न कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है मैंने अपने लिए क्या करना है और मैं उसको संभाल लूँगी, मगर आइंदा आप मेरे बॉडी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम इवन एज एडल्ट्स जब बाउंड्रीज सेट करते हैं ना कम्युनिकेशन की, तो अगला बंदा ऑफेंड हो जाता है। मगर अगर उस टेकिंग ऑफेंस पे उनकी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन भी शुरू हो जाए कि वो घर जाके खुद सोचे कि यार मैंने गलत किया है, मुझे एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए, उस मोमेंट में वो जितना मर्जी गुस्से हो जाए या एम्बैरेस हो जाए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो उसको सोचना पड़ेगा कि भाई ये मैंने क्यों कहा, और हाँ ये बात ठीक कह रही थी कि आइंदा मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, इससे अगर आप खुद नहीं निकलोगे ना, आपको कोई नहीं निकाल सकता, कोई आपको इंसान नहीं निकाल सकता। आपने खुद ही निकलना है, आपने खुद ही स्ट्रांग बनना है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किसी से लेस नहीं हो, आप भी इसी सोसाइटी का पार्ट हो, आप भी उसी तरह हो जिस तरह दूसरा बंदा है, आप उसी तरह ही सांस ले रहे हो, सब कुछ पहन रहे हो, आप हर चीज़ वो कर सकते हो जो एक नॉर्मल बाकी लोग कर रहे हैं। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, दैट्स इट।
आखिर में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप वाकई किसी के बढ़ते हुए वज़न पर फ़िक्रमंद हैं, तो ये बात याद रखिए कि इसका एहसास उस शख्स को भी है। तो उसे ये इत्तला देने के बजाय आप खुद को मदद के लिए पेश कीजिए। उसको हेल्दी ईटिंग की तरफ राग़िब करने के लिए आप उसके लिए अमली नमूना बनें, उसको अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल करें, वर्जिश में, दौड़ में, जॉग में, वॉक पर उसका साथ दें। आइए मिलकर वज़न की ज़्यादती को नहीं बल्कि बॉडी शेमिंग को मायूब बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अब वही वज़न कम हुआ है, वही फ्रेंड सर्कल आज मुझे कहता है यार तुम तो हड्डियों का ढांचा हो गई हो यार, क्या हो गया यार, तब तो अच्छी थी, हाँ तुम्हें कोई गम लग गया है, किसी ने दिल तोड़ दिया है, तुमने कोई कारनामे शुरू कर दिए, बताती नहीं हो। तो इस तरह के सुनने पड़ते हैं, तो अब हंसी आ रही होती है कि यार ये लोग मुतमईन नहीं होंगे कभी भी नहीं।